इस लेक्चर में गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो गुप्ता पीरियड अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक खुदाई की है उत्तर प्रदेश में। वहां पे गुप्ता पीरियड के टेम्पल के कुछ रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स का मतलब होता है कुछ अवशेष, वहां के टेम्पल जो बने हुए थे गुप्ता पीरियड में, गुप्ता काल हुआ करता था जब, उस टाइम के जो टेम्पल के कुछ टुकड़े टूटे हुए दबे हुए मिले, वहां पे एक्सकेवेशन की है, खुदाई की है इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? देखो एक सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये मान लो। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बना हुआ है। ये कब बनी थी? 1861 में बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने में, यानी कि जब अंग्रेजों का रूल हुआ करता था यहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर का। और इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था वो था जिसने इसको फाउंड किया था, यानी कि जिसने बनाया था, एलेक्जेंडर कनिंगम। ये आदमी था जिसने इसको बनाया था और यही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। अभी इसका स्टेटस ये है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करता है ये सेंटर। और इसका डायरेक्टर जनरल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो इसने अभी डिस्कवर किए हैं कुछ रिमेन्स जो एंशियंट टेम्पल बने हुए थे, प्राचीन काल के टेम्पल, 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड का राज हुआ करता था 5th सेंचुरी में, उस टाइम के हैं ये। और कहाँ पे मिले हैं? उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है ईटा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक गांव है, विलेज, जिसका नाम है बिलसाड। बिलसाड विलेज में ये मिले हैं। जो बिलसाड साइट है वो प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दी थी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1928 में, 1928 में। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं यहाँ पे, देखो 2 पिलर्स मिले हैं। पिलर्स का मतलब होता है जैसे आपके घरों में मान लो वरांडा बना होता है बाहर, उसमें पिलर खड़े होते हैं, मतलब खंबे, एक तरह से खंबे खड़े होते हैं। तो ये एक्सकेवेटेड किए गए और इन पे कुछ इंस्क्रिप्शन पाया गया। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ लिखा है किसी भाषा में। तो ये कुमार गुप्त फर्स्ट जो थे, कुमार गुप्त प्रथम राजा थे, किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनके बारे में ये इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? ये शंख लिपि में लिखा हुआ है। शंख लिपि बोल सकते हो, या कोंच स्क्रिप्ट, या फिर सेल स्क्रिप्ट। देखो शंख लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश भाषा ये लिखी हुई है, ये ABCD, ये क्या है? ये लिपि है, ग्रीक लिपि, और इनसे भाषा लिखी जाती है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। और जैसे A A E ये लिखते हो आप हिंदी में, ये क्या है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट नाम है इसका। और जो भाषा लिखते हैं हम इससे हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा लिखते हैं। तो ऐसे ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो शंख लिपि में लिखा हुआ मिला है, जिसे सेल स्क्रिप्ट या कौंस स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ये 5th सेंचुरी AD का है। तो गुप्ता में देखो ये क्या है, गुप्ता काल जो पीरियड हुआ करता था, ये फर्स्ट ऐसा मतलब पीरियड है जिसने पहली बार स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाए थे। क्योंकि इससे पहले क्या है, जो एंशियंट टाइम के प्राचीन काल के जो टेम्पल बने हुए होते थे वो रॉक कट टेम्पल हुआ करते थे, मतलब चट्टानों को काट के टेम्पल बनाते थे। जैसे आपने देखा होगा अजंता अलोरा की गुफाओं में, जो महाराष्ट्र में है अजंता अलोरा की केव्स गुफाएं, वहां पे चट्टानों को काट के यानी कि रॉक को, पहाड़ों को काट के टेम्पल बनाए हुए हैं। लेकिन ये थे स्ट्रक्चरल टेम्पल, जैसे आजकल आप घर बनाते हो ऐसे ये टेम्पल बनाए पहली बार गुप्ता पीरियड में। और जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो अभी ये इंस्क्रिप्शन मिला है शंख लिपि में, इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, गुप्ता जो कुमार गुप्ता फर्स्ट जो किंग था उसका टाइटल लिखा हुआ मिला महेंद्रादित्य। क्योंकि देखो कुमार गुप्त फर्स्ट ने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसने टाइटल अडॉप्ट किया था। देखो टाइटल अपने नाम के आगे जैसे आज भी लगा लेते हैं, जैसे हर एक इंसान का टाइटल अलग अलग होता है नाम के पीछे, तो ऐसे ही टाइटल अडॉप्ट कर लेते थे पहले अपनी मन मर्जी से। तो कुमार गुप्त वन ने ये महेंद्रादित्य टाइटल अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे महेंद्रादित्य लिखा मिला इस इंस्क्रिप्शन में। इन्होंने देखो इस इंस्क्रिप्शन में ये भी मिला है, इन्होंने अपने रूल के दौरान जब ये राजा हुआ करते थे अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया था। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है? देखो अश्वमेध यज्ञ ये है, क्या होता था कि राजा क्या है, जब भी मान लो इस टेरिटरी में एक राजा है, किंग है, मान लो ये है, मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, पूरा ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में अपने यहाँ पे मान लो राजा का, एक राजा का राज है, यहाँ पे कुमार गुप्ता वन राजा है। और जब ये राजा है तो ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे किसी और का राज है, यहाँ पे किसी और का राज है, यहाँ पे कोई और किंग रूल करता है, तो यहाँ से ये एक अपना घोड़ा भेजता था, घोड़ा मतलब हॉर्स, हॉर्स भेजता था। अब ये हॉर्स जाता था जहां तक भी चलता जाता था ये, मान लो ये दूसरा राजा रहता है यहाँ पे, मान लो कोई बी राजा है, यहाँ पे सी राजा है, यहाँ पे ए राजा है, और ये कुमार गुप्त वन है। अब इसने हॉर्स भेजा, घोड़ा, अब ये जा रहा है, यहाँ पे आया, मान लो इस राजा ने रोका नहीं, सी राजा ने मान लो इसके टेरिटरी में यानी कि इसके राज्य में आ गया, इसने रोका नहीं, तो ये घोड़ा जहां तक गया वहां तक किसी राजा ने रोका नहीं। तो ये रोकते नहीं थे,
तो फिर क्या है, ये घोड़े को जहां तक जाता था वापस बुला लेते थे, और यहां तक जैसे गया तो फिर इसकी टेरिटरी यहां तक बढ़ जाएगी। समझ में आया? देखो मैं अभी दोबारा मिटा के इसे बताता हूं, ये मिटा लेते हैं इसे। जैसे मान लो ये कुमार गुप्त वन का टेरिटरी था, ये सी राजा है दूसरा, इसका घोड़ा मान लो यहां तक आ गया, यहां तक, ये पेन चेंज करके बताता हूं, यहां तक आ गया। अब ये टेरिटरी अगर मान लो इस राजा ने रोका नहीं, तो ये समझेंगे इस राजा ने इसकी सॉवरेंटी अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट कर ली, मतलब ये मानता है कि ये पावरफुल राजा है कुमारगुप्त और मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, यानी कि घोड़ा यहां तक आया था तो ये इसकी टेरिटरी राज यहां तक हो गया। अब इस राजा का सिर्फ यहीं तक राज है, इस दूसरे वाले राजा का राज सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, इस वाले रीजन तक, इस वाले रीजन तक रह जाएगा सिर्फ सी राजा का। तो इसका यानी कि टेरिटरी राज्य बढ़ गया। तो अब इस घोड़े को वापस बुला के, इस घोड़े को पकड़ के वापस लाते थे, क्योंकि देखो इसके साथ साथ सैनिक घूमते रहते थे घोड़े के साथ साथ, तो वो घोड़े को वापस लेके आते थे, फिर एक यज्ञ करते थे और इस हॉर्स का बलिदान दे देते, हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी कि घोड़े का बलिदान दे देते थे, मार देते थे इस घोड़े को। ये है अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद स्रोत ट्रेडिशन होती थी एक वैदिक रिलीजन के अनुसार। तो ये अगर मान लो अगर राजा ने रोक लिया घोड़े को, अगर राजा ने रोक लिया और कहा कि भाई साहब मेरी टेरिटरी में आ रहे हो, मेरे राज्य में आ रहे हो तुम, यहां से रोक दिया, तो फिर क्या करते थे, किंग उसके साथ लड़ाई लड़ता था। वो समझ लेते थे ये हमारा एनिमी और हमें राज्य नहीं दे रहा, तो उसके साथ युद्ध करते थे और युद्ध में फिर छीनते थे, कैप्चर करते थे। अगर नहीं, वो ये मान लो नहीं रोकता था राजा सी राजा, तो फिर उसे टेरिटरी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती थी। तो ये था अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ भी बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ। देखो जो ये मिले हैं यहाँ पे, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये सेम ऐसे इंस्क्रिप्शन है, ऐसे लिखे हुए हैं जैसा जो यूपी है, यूपी के स्टेट में स्टेट म्यूजियम बनाया हुआ है एक लखनऊ में, लखनऊ में बना हुआ है स्टेट का म्यूजियम। तो ये म्यूजियम में जैसा इंस्क्रिप्शन है ऐसा ही ये है इंस्क्रिप्शन जो मिला है। और इस म्यूजियम में एक घोड़े का स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू है हॉर्स का, तो उस पर कुछ लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, ऐसा ही सेम इंस्क्रिप्शन मिला है जो अब शंख लिपि में लिखा हुआ मिला है, जो ईटा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो मिला है, बिसगाड़ जो विलेज में मिला हुआ है। तो ये अश्वमेध यज्ञ के बाद जैसे हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, रिचुअल होता था, रीति रिवाज, उसके बाद स्रोत ट्रेडिशन होती थी वैदिक रिलीजन की। अब जो ये डिस्कवरी की गई है, देखो यहाँ पे देखो, इससे पहले भी दो टेम्पल की और स्ट्रक्चरल टेम्पल की डिस्कवरी की गई थी यहाँ पे और मिले थे गुप्ता पीरियड के ही। जैसे एक था टेम्पल 10 अवतार टेम्पल मिला था, देवगढ़ में ये मिला था, और एक भीतर गांव टेम्पल मिला था, ये कानपुर देहात में मिला था। तो इससे पहले दो और टेम्पल के रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे यूपी में। अब पढ़ते हैं ये शंख लिपि स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा। देखो ये ऐसी लिखी जाती है जैसा आपको दिखाई दे रही है, ऐसे पत्थरों पे लिखते थे, यही इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, इंस्क्रिप्शन। जैसे पत्थरों पे किसी और चीज़ों पे लिखा हुआ मिलता था, तो ये इस तरह से लिखी हुई मिले, स्टाइलिश में लिखी हुई मिली थी। ये सेल स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। और ये इंस्क्रिप्शन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मिली है, 4th से लेके 8th सेंचुरी एडी के बीच में ये लिपि माना जाता है यूज होती थी हमारे इंडिया में। ये जो शंख लिपि है और ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी भी एक स्क्रिप्ट है, ये दोनों स्टाइल्ड लिपि हैं, स्क्रिप्ट हैं। ये प्राइमरीली नेम्स और सिग्नेचर के लिए यूज होती थी। जैसे देखो आज आप अपना नाम लिखते हो, मान लो किसी का नाम खचेड़ू है तो वो साइन करेगा, मान लो किसी लड़के का नाम खचेड़ू, पहले तो ऐसे ही नाम रखते थे ना, तो खचेड़ू वो स्टाइलिश लिखता है ऐसे कुछ करके, खचेड़ू ऐसे लिख देगा। तो ये स्टाइलिश, जैसे आप सिग्नेचर करते हो अपने नाम का, तो ये स्टाइलिश नाम लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए यूज होती थी ये शंख लिपि और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इसमें है, इस इंस्क्रिप्शन में स्मॉल नंबर ऑफ करेक्टर होते थे और इसमें इंस्क्रिप्शन में नाम और ऑस्पिशियस सिंबल होते थे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता था कि कुछ शुभ सिंबल मानते थे, जैसे सिंबल मान लो जैसे होता है ना स्वास्तिक का सिंबल, ऐसा कुछ होता है स्वास्तिक का सिंबल, ऐसे इसमें सिंबल या कुछ नेम वगैरह ऐसे यूज होते थे इस लिपि में। ये सबसे पहले जो लिपि थी डिस्कवर की थी, किसने सबसे पहले खोजी थी, जेम्स प्रिंसेप। ये अंग्रेजों का इंग्लिश स्कॉलर था, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ पे राज था 1836 में इसने डिस्कवर की थी। ब्रास ट्राइडेंट पे लिखा हुआ था ये स्क्रिप्ट। ब्रास ट्राइडेंट का मतलब, ब्रास एक धातु है मेटल, और ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल, एक त्रिशूल मिला था भाई साहब ब्रास का, उस पे लिखी हुई मिली थी। ये उत्तराखंड के बाराहट नाम का जगह है, वहां पे खोजा था जेम्स प्रिंसेप ने, और उसी ने पहली बार इसको डेसिफर किया था, मतलब अर्थ निकाला था इसका, इसको डिकोड किया था कि क्या लिखा हुआ है इस स्क्रिप्ट में, इसने बताया था जेम्स प्रिंसेप ने। इसका नाम याद रखना है। जो सबसे पहली
इंस्क्रिप्शन खोजी थी इस जेम्स प्रिंसेप ने खोजी थी, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन खोजी थी इसने, क्योंकि गुप्ता पीरियड से पहले मौर्यन एम्पायर था। आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मौर्यन एम्पायर, मौर्य काल हुआ करता था, मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में अशोका की, जो किंग अशोका थे उसकी जो स्क्रिप्ट खोजी थी इस जेम्स प्रिंसेप ही था, और इसी ने गुप्ता पीरियड की भी डिस्कवर की थी। तो ये प्रोमिनेंट जो साइट्स हैं सेल इंस्क्रिप्शन की, मतलब जहाँ पे सेल स्क्रिप्ट मिली है, ये शंख लिपि मिली है, वो है बिहार में देखो मुंडेश्वरी टेम्पल पे मिली है। उड्यागिरी केव्स है, उड्यागिरी की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। मनसार महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है मनसार जगह। और गुजरात महाराष्ट्र के और भी केव साइट हैं जहाँ पे ये स्क्रिप्ट, ये लिपि मिली है, इससे पहले मिली है, अब तो ये यहीं पे मिली है उत्तर प्रदेश में। देखो जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, जो लिखे मिले हैं यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश में, ऐसे इंस्क्रिप्शन इंडोनेशिया जो देश है, आप सबको पता होगा इंडोनेशिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के आगे ऊपर नॉर्थ साइड में, कई बार देखा हमने। तो ये इंडोनेशिया का ही आइलैंड है जावा और बोर्नियो, वहां पे भी ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है। क्योंकि देखो गुप्ता का क्या है, ट्रेड रिलेशन थे, इंडोनेशिया के राजा वगैरह जो थे ट्रेड करते थे, व्यापार, तो इनकी इंस्क्रिप्शन वहां भी मिली है। अब पढ़ते हैं गुप्ता, जो कुमार गुप्ता वन है इसके बारे में, क्योंकि इसके काल की ही मिली है ना, इसके पीरियड की मिली है ये लिपि, शंख लिपि। तो इनका राज कैसे हुआ करता था, क्या क्या इन्होंने किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे थोड़ा गुप्ता पीरियड के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो ये चंद्रगुप्ता टू थे जो उनके सक्सेसर थे, चंद्रगुप्ता सेकंड, इसका नाम था, पूरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते थे चंद्रगुप्ता टू को। तो इनके बाद आए थे कुमार गुप्त वन, और इनका जो कार्यकाल रहा था 414 से लेकर 455 एडी तक रहे थे। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया, वही अश्वमेध यज्ञ जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और ये कैसे कंफर्म होता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि देखो अश्वमेध कॉइन मिले थे कुछ सिक्के, जिनमें मतलब ये इनके जो साम्राज्य था वो साउथ तक, जो हमारा हिंदुस्तान है, इनका जो राज्य हुआ करता था वो तो यहीं तक था, यहीं तक था भाई साहब यहाँ, लेकिन इनके कार्यकाल में बढ़ गया था, साउथ तक फैल गया था। इनके कॉइन बताते हैं, कॉइन में मतलब कुछ लिखा हुआ था संकेत, 1395 एडी के कॉइन्स मिले थे, ये सिक्के मिले थे, खुदाई वगैरह में मिलते हैं सिक्के, तब कंफर्म करते हैं। और इनके पीरियड में ऐसा प्रतीत होता था कि गुप्ता पीरियड की गोल्डन एज मानी जाती है, कुमार गुप्ता वन के पीरियड में। देखो गोल्डन एज पूरे गुप्ता पीरियड को बोलते हैं, इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज का नाम आए तो गुप्ता पीरियड का ही नाम लिया जाता है। लेकिन गुप्ता पीरियड में भी गोल्डन एज किसकी थी, कुमार गुप्त वन की, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखो जब 5th सेंचुरी एडी का मिडल आया था तो गुप्ता, ये कुमार गुप्ता वन ने क्या है, मतलब यहाँ कुमार गुप्ता वन की जो टेरिटरी थी, राज्य था, इसको मतलब विद्रोह कर दिया था इसके अगेंस्ट। किसने, पुष्यमित्र ट्राइब थी, उन्होंने रिवोल्ट किया। और हुन थे, उन्होंने भी इन्वेजन किए, हुन थे उन्होंने आक्रमण किए कुमार गुप्त वन पे। पुष्यमित्र डायनेस्टी थी, एक ट्राइब थी, उन्होंने रिवोल्ट किए। लेकिन इसके अटैक को, पुष्यमित्र अटैक को रोका इन्होंने, अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था इनका कुमार गुप्त वन का। और इनकी डेथ के बाद, इनकी जब मृत्यु हो गई थी कुमार गुप्त वन की, तो 455 एडी में स्कंद गुप्त नए राजा बने गुप्ता पीरियड के। कुमार गुप्त वन के बाद ये स्कंद गुप्त आए, और इन्होंने 455 से लेके 467 एडी तक अपना राज किया, रूल किया। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। देखो पूरा गुप्ता एम्पायर तो बहुत बड़ा है, इतना पूरा इस लेक्चर में नहीं पढ़ा सकता मैं, तो आप वो अपनी जो एंशियंट की बुक है, एंशियंट हिस्ट्री की बुक है, उससे पढ़ना आप, जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ना आप। तो गुप्ता जो एम्पायर है, देखो ये नदन, सेंट्रल और सदर्न पार्ट तक फैला हुआ था हमारे इंडिया के, मतलब उत्तर में भी और सेंट्रल एरिया में, केंद्र में और दक्षिण में। 320 से लेके 550 सीई तक इसका रूल रहा था गुप्ता एम्पायर का। देखो गुप्ता जो डायनेस्टी थी, इसको जो फाउंड किया था, जो एस्टेब्लिश किया था, वो कौन था, वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे जो पहले राजा जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया था, ये नाम आपको याद रखना, श्रीगुप्त पहले राजा थे गुप्ता एम्पायर के जिन्होंने गुप्ता एम्पायर की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट किया। और ये सी का मतलब होता है कॉमन इरा, जैसे हम जो अब चल रही है वो सी चल रही है, 2021 जो सी चल रही है कॉमन इरा, पहले सी से पहले होता था BCE, मतलब बिफोर कॉमन इरा। और सीई को ना, सीई को हम AD भी लिखते हैं, अन्नो डोमिनी नाम होता है। अगर 6th क्लास की NCERT का पहला चैप्टर भी पढ़ोगे आप हिस्ट्री का, तो उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी अच्छे से। देखो ये पीरियड था जो ये, इसमें ग्रेट अचीवमेंट की गुप्ता पीरियड में, आर्ट, कला, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन, फिलोसफी, इनके बारे में बहुत ही अच्छे रिसर्च ही गुप्ता पीरियड के काल में। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, राजा थे 320 से लेकर 335 CE तक, इन्होंने क्या है
गुप्ता एम्पायर का रैपिड एक्सपेंशन किया, मतलब जीते, लड़ाइयाँ लड़ी और अपना एम्पायर को बढ़ाया। और ये फर्स्ट सॉवरेन रूलर थे अपने एम्पायर के, मतलब पहले ये सॉवरेन बिल्कुल आज़ाद रूलर थे अपने एम्पायर के जब एस्टेब्लिश किया। मतलब इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया इनका गुप्ता पीरियड का। और लगभग 500 जब ईयर हो गए थे, मतलब डोमिनेशन इनका था मार्क की 500 ईयर के डोमिनेशन, मतलब 5 ईयर के एंड के बाद इनका डोमिनेशन हुआ। क्योंकि देखो जब मौर्यन एम्पायर था मौर्य काल, तो मौर्य काल के बाद छोटे छोटे जब मौर्य काल का डिक्लाइन हुआ, पतन हो गया, तो छोटे छोटे जो प्रोविंशियल पावर थी, यानी कि छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे रीजन पे राज किया करते थे। तो एक बड़ा एम्पायर नहीं था मौर्य काल के बाद। मौर्य काल के बाद लगभग 500 साल तक ये प्रोविंशियल पावर का डोमिनेशन रहा, छोटे छोटे रूल राजाएं राज करते थे। लेकिन 500 साल के बाद फिर ये एक बड़ा साम्राज्य आया, वो था गुप्ता एम्पायर। ये गुप्ता एम्पायर मौर्यन काल के बाद ही आया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और ये पीरियड ऐसा माना जाता है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई इसमें, बहुत ज़्यादा। और ये लगभग 250 साल तक इसने राज किया गुप्ता पीरियड ने, मतलब नेक्स्ट 2.5 सेंचुरी तक इन्होंने राज किया। और इंडियन हिस्ट्री का इसे गोल्डन एज मानते हैं, गोल्डन एज कहते हैं इसको, किसको, गुप्ता एम्पायर को। इनका गवर्नेंस कैसा था, देखो इनका जो मार्शल सिस्टम था वो बहुत ही एफिशिएंट था, मतलब जो सैनिक थे बहुत ही अच्छे थे इनके। और इनका जो एम्पायर था वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस का मतलब स्टेट में डिवाइड था। और उसके स्टेट को, प्रोविंस को क्या बोलते थे, प्रदेश बोलते थे। मतलब एक देखो पूरा जैसे गुप्ता एम्पायर है वो बहुत छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था, स्टेट को बोलते थे, प्रोविंस को प्रदेश बोला करते थे। इनकी ट्रेड होती थी गोल्ड और सिल्वर कॉइन में ही। देखो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कॉइन इशू किए अपने साम्राज्य में, बहुत ज़्यादा छापे गोल्ड और सिल्वर कॉइन। और इनकी इकोनॉमी फ्लोरिश की, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कॉइन जब भी होंगे ना, जब ट्रेड ज़्यादा करेंगे तभी तो गोल्ड सिल्वर कॉइन चाहिए। तो ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन की इनकी अधिकता ये बताती है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस काल में। और ट्रेड और कॉमर्स इनके देखो कंट्री और आउटसाइड द कंट्री दोनों में इनके फ्लोरिश हुए। मतलब कंट्री में भी ट्रेड होती थी, कंट्री से बाहर भी होती थी, जैसे इंडोनेशिया में भी इनकी ट्रेड होती थी। और किस किस में ट्रेड करते थे, ये देखो सिल्क, कॉटन, मतलब रेशम, कॉटन, स्पाइसेस, मसाले, मेडिसिन, दवाइयाँ, ये प्राइसलेस जेमस्टोन, कुछ पत्थर होते थे ऐसे बहुत ही कीमती, पर्ल, मोती होते थे, प्रीशियस मेटल होती थी, धातु, स्टील, ये एक्सपोर्ट करते थे सी के जरिए, समुद्र के जरिए ये एक्सपोर्ट करते थे, नावों से, बोट से। इनका रिलीजन क्या था, देखो रिलीजन ये वैष्णव के डिवोटी थे, भगवान विष्णु के भक्त थे ये, भगवान विष्णु के, जो हिंदू धर्म में क्रिएटर माने जाते हैं कि पूरा सृष्टि भगवान विष्णु ने बनाई है, उनके ये भक्त थे भगवान विष्णु के, गुप्ता काल के राजा। लेकिन देखो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था धर्म, उसके टूवर्ड्स भी ये टॉलरेंट थे, मतलब उसके भी ये, मतलब ऐसा नहीं है उसको जो जैनिज्म बुद्धिज्म को पूजते थे, मानते थे, उनके साथ कोई अत्याचार करते थे, ऐसा नहीं था, मतलब इनके प्रति टॉलरेंट थे। देखो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट देख के यूपीएससी पूछता है कि गुप्ता पीरियड जैनिज्म और बुद्धिज्म के प्रति मतलब टूवर्ड्स टॉलरेंट था, मतलब सहनशील था या नहीं था, तो ये टॉलरेंट था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लिटरेचर कौन कौन से लिखे गए इनके काल में, मतलब कौन कौन से कवि रहे, देखो बहुत ही रिनाउंड यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कवि थे गुप्ता काल में, बहुत ही पोइट थे कालिदास। कालिदास ने एक बुक लिखी, मतलब बहुत सारी बुक थी इनकी, फेमस बुक है इनमें ये अभिजन शकुंतलम। ये बुक भाई साहब आपको याद रखनी है, लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि ये बुक हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। कालिदास की बुक थी अभिजन शकुंतलम, मालवी कांगनी मित्रम, रघुवंश और कुमार संभव। ये कुमार संभव ये बुक थी। ये 4 बुक फेमस हैं, ये 4 बुकों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक कवि थे हरिसेन, हरिसेन ने एक बुक लिखी इलाहाबाद प्रशास्ति। शूद्रक की बुक है ये मृच्छा कतिका, ये तो बहुत ही फेमस बुक है। इस साल का जो हरियाणा पीसीएस हुआ ना एससीएस, इसमें भी ये शूद्रक की बुक पूछी, मरीचा कतिका। और देखो कालिदास की ये रघुवंश बुक पूछी हुई है हरियाणा पीसीएस में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो पूछी जाती हैं। ये विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रक शास। और एक है विष्णु शर्मा, ये देखो ये कट हो गया है, ये विष्णु शर्मा पूरा नाम है, विष्णु शर्मा ने बुक लिखी पंचतंत्र। और एक यहाँ पे रहे लेखक विरम मिहिर, ये साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट।
एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन्होंने कुछ बुक लिखी। इनकी बुक का नाम है विरहम मिहिर की बुक है बृहत संहिता, बृहत संहिता लिखी इन्होंने। और देखो आर्यभट्ट के बारे में तो सब जानते हो, वो भी गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे। आर्यभट्ट बहुत अच्छे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम की बुक लिखी। ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने लिखा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ते हो आज, साइन कॉस टेन के बारे में, वो इन्होंने सबसे पहले लिखा। कॉस्मोलॉजी के बारे में लिखा। एक राइटर थे शंकु, शंकु ने ज्योग्राफी के बारे में एक बुक लिखी। और देखो एक चीज याद रखनी है, जो जीरो की जो खोज किया था, डिस्कवर किया था, यानी कि इन्वेंट किया था, वो आर्यभट्ट ने नहीं की थी। कहीं कहीं पे देखो लिखा होता है वो आर्यभट्ट ने नहीं की थी। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वो ब्रह्मगुप्त हैं जिन्होंने जीरो की खोज की। लेकिन अभी भी इस पे रहना कंट्रोवर्सी चलती रहती है ब्रह्मगुप्त के नाम पे भी, लेकिन जनरली ब्रह्मगुप्त ही मानते हैं हम। ब्रह्मगुप्त ने ये जीरो की खोज की, इन्वेंट किया। इनके काल में जो आर्किटेक्चर, टेम्पल वगैरह, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी फ्लोरिश की है। देखो टेम्पल भी बने, पेंटिंग थी, स्कल्पचर मतलब मूर्ति वगैरह बनी, आर्किटेक्चर और टेम्पल वगैरह। और देखो इनके बने हुए टेम्पल, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में, अलोरा की जो गुफाएं हैं, केव हैं, पत्थरों को काट के देखो गुफाएं बनी हुई हैं। और ये सारनाथ के टेम्पल हैं, जो मथुरा में टेम्पल हैं कुछ, ये अनुराधापुर में, ये सिंगीरिया में बने हुए हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, इनके रिलेटेड आर्किटेक्चर वगैरह हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।